मेरे प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोहा क्लासेज एंड इंटरटेनमेंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताना चाह रहा हूं जो अपने पहचान बनाने के लिए जिन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी पहचान तो उनके कर्मों ने ही, उनके त्याग ने ही, उनके बलिदान ने ही बना दिए थे, जिनका नाम भारत का बच्चा बच्चा सदैव सम्मान पूर्वक लेता है और लेता रहेगा, जिनका नाम भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गुंजायमान है। आदर के साथ उनका नाम के साथ जय घोष होता है। तो अब आप सोचेंगे कि वो कौन सा नाम है। अब आप सोचेंगे कि वह कौन सा नाम है जिन्हें मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं। वो नाम है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, आपने इनका नाम पहले भी कई बार सुन चुका होगा और सुनेंगे भी। मेरे पास तो उनके बारे में बहुत लंबी जानकारी नहीं है, परंतु उनके बारे में जो कुछ भी जानता हूं आप सभी के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी को मालूम होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिताजी करमचंद गांधी राजकोट के काठियावाड़ रियासत के दीवान थे। माताजी पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव एवं संस्कारों वाली महिला थी। माताजी के धार्मिक संस्कार एवं सत्य वचनों का गांधी जी के जीवन पर पूरे जीवन भर प्रभाव रहा। गांधी जी के सत्य का प्रभाव उस समय और गहरा पेड़ बना गया जिस समय गांधी जी ने श्री सत्य हरिश्चंद्र नाटक बाल्यावस्था में देखा। उसने यह बात अपने आत्मकथा मेरा सत्य के साथ प्रयोग में लिखा है। हालांकि बाल्यकाल में ही गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ 1883 ईस्वी में हो गया। कस्तूरबा जी उनसे लगभग 6 महीने बड़ी ही थी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के प्राथमिक पाठशालाओं में हुई। उसके बाद की शिक्षा राजकोट के अल्बर्ट हाई स्कूल में हुआ। 1888 में वह लंदन कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। 1891 में उनकी स्वदेश वापसी हुई। उन्होंने UCL फैकल्टी ऑफ लॉ में डिग्री हासिल की। अपने देश में उनकी कानून की शिक्षा जो उन्होंने लंदन में पाई थी वो वकालत नहीं चली।
1893 ईस्वी में वह गुजरात के व्यापारी शेख अब्दुल्ला के निजी वकील के तौर पर दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान उन्होंने भारतीय मूल के प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा एवं रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर हो गए। उनसे अंग्रेजों की प्रताड़ना जो भारतीय मूलों के साथ, प्रवासी मूल व्यक्तियों के साथ, नागरिकों के साथ हो रही थी, देखा नहीं गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही टॉलस्टॉय एवं रस्किन बॉन्ड जैसे विद्वानों से मुलाकात की और उनके विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। हालांकि उनका जीवन गौतम बुद्ध, लियो टॉलस्टॉय, हेनरी सॉरियो और ज्योतिबा फूले से प्रभावित रहा। उन्होंने कानून की डिग्री लेने के लिए इंग्लैंड प्रवास के दौरान हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म का गहन रूप से अध्ययन किया था। महान संतों के साथ उन्होंने विचार विमर्श भी किया था। जैन धर्म के दार्शनिक राजचंद्र के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही मुलाकात की और उनसे उन्होंने प्रेरणा ली। दक्षिण अफ्रीका से उनकी स्वदेश वापसी 1915 में हुई। स्वदेश वापसी के दौरान मुंबई जो वर्तमान में मुंबई है, उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने अनेक कांग्रेसी नेताओं के साथ उनकी अगवानी की। यह माना जाता है कि गांधी जी की स्वदेश वापसी में गोपाल कृष्ण गोखले का महत्वपूर्ण सहयोग था, योगदान था। 1815 ईस्वी में ही नहीं 1915 ईस्वी में ही गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के निधन के बाद बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की कमान संभाली। 1917 में सन 1917 में वे भारत में बिहार प्रांत के चंपारण में नील आंदोलन में कूद पड़े। नील आंदोलन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के विरुद्ध कड़ी शासनात्मक, दंडात्मक कार्रवाई कर रहे थे, जिनका विरोध नील आंदोलन के दौरान गांधी जी वहां के नागरिकों के सहयोग से, समर्थन से पूरा किया और नील आंदोलन में उन्हें सफलता मिली। ब्रिटिश काले कानून की समाप्ति की गई।
17 में सत्याग्रह आश्रम की हस्तांतरण साबरमती में की गई, जो आज भी वहां स्थित है। 1918 में किसानों के खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, वह भी सफल रहा। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कांड हुआ। जलियांवाला हत्याकांड कांड हुआ, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों की जो हथियारों से लैस नहीं थे, उन्हें नृशंस हत्या अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई। यह सुनकर पूरा देश बौखला गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और विरोध के दौरान अंग्रेजों द्वारा मिले हुए पुरस्कार इनाम और इकराम को वापस कर दिया और 1919 में ही रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1920 में बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के बाद गांधी जी कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आए। सितंबर 1924 में गांधी जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास रखा। इसी दौरान वह कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, कांग्रेस की कमान संभाली। उन्नीस सौ 30 गांधी जी के जीवन की प्रमुख आंदोलन के रूप में जानी जाती है, जिसका नाम दांडी मार्च अर्थात नमक सत्याग्रह के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अब आप सोचेंगे कि नमक सत्याग्रह है क्या? उस समय भारत में नमक भारतीय नागरिक, भारतीय व्यापारी बनाते थे और उनका व्यापार भारत में ही होता था। उत्पादन भी होता था, व्यापार भी होता था। उस उत्पादन को अंग्रेजी सरकार ने बंद कर दिया और वह नमक अपने यहाँ से मंगाने का व्यवस्था करने लगे, ताकि उनका व्यापार भारत में आबाद गति से चले। इसी कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च किए, नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया। 600 मील अथक पैदल यात्रा गांधी जी ने किया। उनके पीछे पीछे भारतीय नागरिकों का भी सहयोग रहा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत के स्वराज की मांग पर इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का नेतृत्व महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। इन्हीं सम्मेलन के दौरान भारतीय कानून में सुधारों के विषय पर भी चर्चा हुई, जिसमें महात्मा गांधी को अपूर्व सफलता मिली। 1942 में देश भारत छोड़ो आंदोलन की आवाज से
गूंज रहा था, जिसका प्रारंभ महात्मा गांधी ने ही किया था। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने भी गांधी जी का तन मन धन से सहयोग करने का संकल्प किया था, जिसके फलस्वरूप 30 जून 1947 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने यह घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा। यह भारत के लिए, यह हमारे देश के लिए, यह हमारे देशवासियों के लिए एक सफल उद्घोष थी, जिससे सुनकर पूरा देश आह्लादित हो गया था, प्रसन्न हो गया था, खुश हो गया था। खुशी की चरम सीमा ही नहीं रही। परंतु यह खुशी उस समय थोड़ी गम में बदल गई, जिस समय हमारा देश विभाजित होकर भारत और पाकिस्तान के रूप में बट गया। यह अंग्रेजों की नीति थी। हमारे देश को फोड़ने वाली नीति थी। मैं या आप या पूरे देशवासी कल्पना करके देखें, अगर भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत कितना बड़ा साम्राज्य होता, कितना सफल साम्राज्य होता, कितना विकसित साम्राज्य होता, जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई, जिन्हें नाथूराम गोडसे ने गोलियों से मार डाला। यह देश के लिए बहुत ही बड़ा शोक का दिन था। जिस व्यक्तित्व ने अपने त्याग, बलिदान, अथक परिश्रम सबका नेतृत्व करते हुए भारत माँ को, देश के क्रांतिकारियों, नागरिकों, युवाओं, युवतियों, माताओं, बहनों के सहयोग से आजाद कराया था, वह लगभग आजाद भारत भूमि में 1 साल भी नहीं बिता पाया। खैर, उन्हीं व्यक्तित्व का देन है कि आज हम आजाद वातावरण में घूम रहे हैं। मैं और मेरी सोच ये है, भारत को आर्थिक आजादी दिलानी है तो गांधी जी के गुणों को स्वीकार करना पड़ेगा, उनके बताए गए रास्तों पर चलना पड़ेगा। सत्य, अहिंसा, बलिदान, अथक परिश्रम की राह को अपनाना पड़ेगा। केवल नेताओं को ही नहीं, बल्कि हमारे नागरिकों को ही, जो चाहे बच्चे हों, नौजवान हों या बूढ़े हों, इनके राह पर चलना पड़ेगा, इनके मार्गदर्शन को अपनाना पड़ेगा। अतः मेरे प्यारे मित्रों, आपने आज आपका बहुत ज़्यादा समय लिया, परंतु मैंने देश की हित की बात की। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।